किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक पिंपल के जाने का मातम मनाने के लिए 4 नए पिंपल आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जाहिदा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। मैं इस चैनल में आपको एक्ने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि एक्ने होते कैसे हैं, उसके कारण हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं, मैनेजमेंट कैसे करें इनका, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक्ने एक क्रॉनिक कंडीशन है जो इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। एक्ने ज़्यादातर चेहरे पे, फेस पे, नेक पे, बैक पे, अपर आर्म्स पे, चेस्ट पे ज़्यादातर होते हैं और ये बिटवीन 13 to 30 ईयर्स की एज में ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये कोई सीरियस इश्यू नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्क्स और स्कार्स छोड़ जाते हैं, बस इतना ही है। तो अभी कौन कौन सी एज में होते हैं, मतलब कि ये प्यूबर्टी की एज में ज़्यादातर होते हैं जब हार्मोन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि 13 साल से लेके 30 साल तक ये ज़्यादातर निकलते हैं एक्ने, लेकिन थोड़े लोगों को 30 साल के बाद में भी ये कंटिन्यू आते रहते हैं। वो उसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं। 4 मेन कारण होते हैं कि एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होता है, दूसरा है कि एक्सेसिव एंड्रोजन एक्टिविटी, जो एक एंड्रोजन एक हार्मोन होता है वो जो ज़्यादा बनना लगता है, और तीसरा होते हैं कि जो पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर वो ब्लॉक हो जाते हैं उसकी वजह से, और चौथा होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें ज़्यादा लगती है। तो इन सब कारणों की वजह से आपको एक्ने बनने लगते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन किन लोगों को ज़्यादातर ये एक्ने दिखाई देते हैं, मतलब कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो होता है जेनेटिक मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स को एक्ने हुए हैं तो आपको भी आने के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है आपका कहाँ पे आप रहते हो। अगर आपका क्लाइमेट ह्यूमिड और हॉट होता है तो वहाँ पे जब आपका मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर में, तो वहाँ पर भी आपको एक्ने आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल्स, आप कितना स्ट्रेस लेते हो लाइफ में। अगर आप छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर भी एक्ने आना ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन अगर आप ये एक्ने और स्ट्रेस का दोनों का एक विशियस साइकिल तरह का होता है दोस्तों, कि आप देखते हैं कि एक्ने निकल आए हैं, आपने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस के कारण से फिर से एक्ने बढ़ गए, फिर आपको एक्ने देखे आपने, फिर स्ट्रेस किया, तो ये इस विशियस साइकिल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और चौथा होगा आप स्क्वीज़ करते हैं एक्ने को, बार बार आप हाथों से चेहरे को छूते रहते हैं, स्क्वीज़ करने की वजह से ये जो एक्ने होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। ये आपने एक एक्ने को स्क्वीज़ किया तो वही हाथ आपने चेहरे के दूसरी जगह पे लगा लिया, तो वहाँ से वो फिर से स्प्रेड होना शुरू करते हैं। तो ये हो गए आपके रिस्क फैक्टर्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये पिंपल बनते कैसे हैं। हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग जिसे कहते हैं। तो वहाँ से हेयर जो होते हैं वो हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके साइड में एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड हमारा सीबम सेक्रेट करता है, ऑयल सेक्रेशन होता है। ये इसलिए होता है कि हमारा स्किन सॉफ्ट रहे और ये अल्ट्रा वायलेट रेस, हार्श रेस के हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करें। लेकिन किन्हीं कारणों से जब हमारी एंड्रोजन एक्टिविटी बढ़ जाती है, हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये सेबेशियस सेक्रेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये पाया गया है कि उनकी अगर एंड्रोजन लेवल, हार्मोन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद भी ये सेबेशियस ग्लैंड जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है इवन नॉर्मल लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग एंड्रोजन में भी। तो ये ज़्यादा सीबम सेक्रेट करना शुरू कर देता है। जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है सीबम का तो वो ज़्यादा बनने लगता है, तो ऊपर ब्लॉक हो जाता है पोर्स, जो हमारा स्किन का पोर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और ये ज़्यादा सीबम कलेक्शन और हमारा डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो दोनों मिला के
एक बम्प तरह हो जाता है, एक स्वेलिंग आ जाती है, और जो बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें अगर मिल जाए तो वो सारा मिला के कॉम्बिनेशन होके पिंपल आपका निकल आता है। तो इस तरह आपको पता चला कि पिंपल बनता कैसे है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कितने टाइप्स के पिंपल हैं। पिंपल्स को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में किया है, एक इन्फ्लेमेटरी और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग और पेन रहता है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी जहाँ पे जैसे कि ब्लैक हेड्स हो गए, आपके वाइट हेड्स हो गए, ये सब नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप में आते हैं। और जो इन्फ्लेमेटरी टाइप में है, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट, ये सब इन्फ्लेमेटरी टाइप में आते हैं, जिसमें आप पेन, रेडनेस वो सब देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो नॉन इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, ये एक माइल्ड फॉर्म के हम एक्ने बोल सकते हैं। और ये पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स जो हैं, ये एक मॉडरेट फॉर्म के एक्ने हैं। और जो नोड्यूल्स एंड सिस्ट होते हैं, ये एक सीवियर फॉर्म के एक्ने हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जिनको पिंपल्स आ गए हैं और जो पिंपल्स नहीं आए हैं लेकिन कैसे मैनेज करें कि पिंपल्स को अवॉइड करें। तो आपको कुछ जनरल टिप्स मैं आपको शेयर करती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला है कि पहले तो आपको अपना फेस दिन में 2 बार धोना है, सुबह हो या शाम में। और जिनको ज़्यादा पसीना आता है या जब काम करते हैं, पसीने की वजह से पिंपल्स बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए जब भी आपको पसीना आए तो आप अपना मुंह धो लिया करें। दूसरा होता है कि आपकी स्किन के जो टाइप है उसके हिसाब से आपको अपना फेस वॉश हो या फेस सोप हो, उसको चूज़ करना है। तो जैसे आप अपनी स्किन के साथ आपको बहुत ही जेंटल रहना चाहिए। दूसरा है कि आप अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा चेहरे पे, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप बार बार टच करेंगे तो पिंपल्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखना चाहिए। हो सके तो अगर आपके बड़े नाखून हैं तो नाखून भी आप अपने थोड़े ट्रिम करके रखें। तीसरा होता है दोस्तों कि अपने पिंपल्स को कभी भी आप टच ना करें, स्क्वीज़ ना करें, जिससे ये जो पिंपल्स तो चले जाएंगे, लेकिन आप वो अपने मार्क्स जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा और फिर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर होता है, अगला है कि आप अपने फेस को हार्मफुल यूवी लाइट से, जो दोपहर की कड़ी धूप होती है, उससे सब आप अपने फेस को थोड़ा सा अवॉइड करें कि उसको डायरेक्ट एक्सपोज ना करें। और दूसरा कारण है कि आप अपने फेस के ऊपर ज़्यादा ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स या क्रीम्स का इस्तेमाल अवॉइड करें। और इन जनरल का तो मैं यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप अपना डाइट अच्छा रखें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स लें, जंक फूड अवॉइड करें तो अच्छा है। 2 से 3 लीटर दिन में पानी पिएं, पानी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फिर आप अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेस से आप जितना हो सके आप स्ट्रेस अवॉइड करें। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें तो ये पिंपल्स होने का आपको संभावना कम होगी, और अगर आ गए हैं तो वो भी कम होते जाएंगे। सो ये हो गया आपका जनरल मैनेजमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। ट्रीटमेंट तो डिपेंड होता है कि आपको कितने समय से एक्ने होते हैं, कितने समय से एक्ने हैं, और कौन से टाइप के एक्ने हैं। क्योंकि होम्योपैथी एज सच एक बहुत बड़ा ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक में तो हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल के लिए नहीं देते, ये हम लोग जब भी पेशेंट आते हैं तो उनका पूरा केस लेते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, फिर किस कारण से एक्ने आए हैं और उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो ये सब लेके फिर हम लोग एक होम्योपैथिक दवाई का प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें एक्यूट कंडीशंस भी रहते हैं एक्ने का, तो मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बोलती हूँ जिसमें आपको हेल्प होगी कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगा, रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग होगी, पेशेंट को फिर पेन रहेगा, पेशेंट को कभी पेलनेस रहेगा तो कभी रेडनेस रहेगा। और अगर आप बेलाडोना सुबह शाम लेंगे कुछ दिनों के लिए तो आपको इस सब सिम्टम्स में आराम मिलेगा। दूसरी दवाई है सिलीशिया। सिलीशिया में क्या होता है कि पेशेंट के जो पिंपल्स होते हैं उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा और रिकरेंट पिंपल्स आते रहते हैं, और उसमें पेशेंट के पिंपल्स के साथ साथ पेशेंट के हाथों में पैरों में पसीना आता रहेगा, और फिर पेशेंट जितना भी खाएगा उतना मोटापा नहीं रहेगा, एसिमिलेशन की प्रॉब्लम रहेगी इसमें, और यहाँ पे पेशेंट बहुत सेंसिटिव रहेगा कोल्ड एयर में। तो अगर ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो आप सिलीशिया ले सकते हैं। तीसरी दवाई है दोस्तों नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर एक ऐसी दवाई है जहाँ पे पिंपल्स, हेयर फॉलिकल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर हेयर मार्जिन्स की तरफ दिखाई देते हैं, और पेशेंट नेट्राम्यूर का पेशेंट की मैट टंग होती है, पेशेंट को सॉल्ट की क्रेविंग ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन रहता है। नेट्राम्यूर के पेशेंट में एक्सेसिव ऑयल, ऐसा लगता है कि चेहरा सारा ग्रीस कर दिया गया है, तो उस तरह का चेहरा लगेगा आपको, ऑयलीनेस ज़्यादा रहेगा, और पेशेंट हमेशा अपने पास्ट इवेंट सोचता रहता है यहाँ पे कि जो भी उसकी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर ब्रूड करता रहता है। तो और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरी मेडिसिन है, तो चौथी मेडिसिन है दोस्तों कालीब्रोम। कालीब्रोम में एक्ने इतने होते हैं कि वो अपनी मार्क्स छोड़ जाते हैं, फेस पे स्कार्स रह जाते हैं, तो उन स्कार्स को और क्लस्टर में रहते हैं पिंपल्स, और एलर्जिक की तरह एरेप्शंस निकल आते हैं चेहरे पे, तो इसमें आप कालीब्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो पिंपल्स होते हैं वो फेस पे, चेस्ट पे और शोल्डर्स पे नज़र आते हैं। और पांचवी मेडिसिन मैं बताऊंगी आपको डल कैमरा। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो वेदर चेंज होता है सडनली, ड्राई क्लाइमेट जो चेंज होता है, ड्राई टू ह्यूमिड क्लाइमेट, और क्लाइमेट की वजह से ज़्यादातर पिंपल्स निकल आते हैं, तो इस समय पे आप डल कैमरा का आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे एलर्जिक रैशेस भी रहते हैं और फेस एकदम से फुल हो जाता है पिंपल्स की वजह से। तो ये चंद मेडिसिन्स हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा, क्योंकि वो आपका सारा केस डिटेल में लेके इंडिविजुअलाइज करके जो मेडिसिन डिसाइड करेंगे तो वही देंगे। और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए रेकमेंड करूँगी क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम ही नहीं, जो एक्सेसिव सीबम सेक्रेशन जो हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, या कुछ पीसीओडी की अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्ने की, तो ये सब इश्यूज़ को अगर हम ट्रीट करेंगे, अंडरलाइन कॉज को हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करेंगे, तो आपका जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है, एक्ने जो निकल आ रहे हैं वो सारे आपके कंट्रोल में होंगे, और आपको डायरेक्टली भी आपके जो एक्ने हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और ये अंडरलाइन जो भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है वो सारे आपके लेवल पे आ जाएंगे, और ये कंट्रोल करेगा जो आपकी टेंडेंसी है एक्ने फॉर्मेशन करने की, और जो भी स्कार्स निकल आए हैं इन होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से स्कार भी आपके फेड होते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन एक्ने के बारे में पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन दिया है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, सो दैट इसलिए मेरे वास्ते हेल्पफुल रहेगा दूसरा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।